आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो जैसे कि जब हम गन से बुलेट फायर करते हैं, ये हमारा गन है सपोज, और इसमें से बुलेट हमने की फायर। बुलेट कुछ ज़्यादा ही बड़ा बना दिया दोस्तों। ठीक है, इस गन से हमने की बुलेट फायर। अब ये बुलेट इधर की ओर जा रहा है, तो इस पर कुछ फोर्स लगा है। फोर्स किसने लगाया? गन के सिस्टम ने, मतलब स्प्रिंग स्प्रिंग जो भी। तो फोर्स ऑन बुलेट एफ बी है। अब जितना फोर्स बुलेट पे गन ने लगाया निकलते समय, उतना ही फोर्स गन पे बुलेट ने लगाया। ये क्या है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एफ बी बराबर माइनस एफ जी होगा ना? ठीक है, इसको भी स्मॉल कर लो यार, स्मॉल में लिखो। एफ बी बराबर माइनस ऑफ एफ जी होगा। ये हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है। नाउ जितने देर तक बुलेट पे ये फोर्स लग रहा था, उतने ही देर तक गन पे ये फोर्स लगा होगा। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट कितना होगा? मोमेंटम ऑफ बुलेट कितना होगा? ये होगा एफ ऑन बुलेट, बुलेट पे जो फोर्स लग रहा है, इनटू द टाइम फॉर विच द फोर्स एक्ट्स, एफ बी इंटू डेल्टा टी होगा ना। इसी तरह चेंज इन मोमेंटम ऑफ गन कितना होगा? तो माइनस एफ जी इंटू डेल्टा टी। अगर हम उस साइड माइनस लेते हैं, फोर्स को डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा ना, फोर्स की प्लस या माइनस वेक्टर क्वांटिटी है। सो नेट चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, सिस्टम में कौन है? गन है, बुलेट है। मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इक्वल्स कितना होगा? तो एफ बी इंटू डेल्टा टी माइनस एफ जी इंटू डेल्टा टी, ये नेट चेंज इन मोमेंटम होगा। तो एफ बी माइनस एफ जी इंटू डेल्टा टी, ये नेट चेंज इन मोमेंटम होगा। ठीक है, इतना नेट चेंज इन मोमेंटम है। नाउ एफ वी माइनस एफ जी जो है, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों तो बराबर है और साइन हमने पहले ही ले लिया है माइनस में, वरना ये ऐड कर रहे होते। साइन हमने पहले ही ले लिया है, दोनों बराबर है, तो ये जीरो हो जाएगा। तो इससे हमें पता चला कि किसी भी मोमेंटम सिस्टम में मोमेंटम का चेंज जीरो होगा। बट कब? क्या हर एक परिस्थिति में? नहीं, तब होगा जब उस सिस्टम में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होगा। जैसे इस सिस्टम में क्या है, जितना फोर्स इस पे लगा उतना ही फोर्स इस पे लगा, और कोई तीसरा चीज़ नहीं है। हम कॉलिजन ऑफ बॉल लेते हैं, सबसे मतलब ज़्यादा एग्जाम्पल में यही आता है, कॉलिजन वाला ही मोमेंटम में। ये बॉल है, सपोज इसे हिट किया, या ये भी ऐसे आ रहा है, तो जैसे भी मतलब हिट करेंगे तो दोनों एक दूसरे पे उतना ही फोर्स लगाएंगे, उतनी ही देरी तक। थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही कहता है। तीसरा कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं यहाँ। अगर तीसरा कोई एक्सटर्नल फोर्स होगा तो मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, क्योंकि उसके वजह से भी मोमेंटम में चेंज आ रहा होगा। सो इट्स अ आइडियल कंडीशन। अब यहाँ फ्रिक्शन ले आओगे तो नहीं रहेगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए सिस्टम पे। और सिस्टम तो दोनों का बना है, ऑल्दो इस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जो इसने लगाया, और इस बॉडी पे इसके लगाए वाला,
लेकिन दोनों को अगर हम सिस्टम ले लें तो ये दोनों फोर्स कैंसल आउट कर रहे हैं। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि मोमेंटम इज कंजर्व व्हेन मोमेंटम इज conserved when net force acting on a system is zero. Momentum is conserved when net force acting on a system is zero. Net external force, ठीक है, इंटरनल नहीं, net external force acting on a system is zero. एंड ये लीनियर मोमेंटम की बात है, ठीक है। टॉपिक हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है। कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे कब है? जब इस पे नेट फोर्स जो लग रहा है वो जीरो है, ठीक है। अभी के लिए यही मानिए, इसके बाद और एक एंगल इसमें बताते हैं। सपोज ये पॉइंट बॉडी है, बॉडी को हम पॉइंट से दिखाते हैं और तीन फोर्सेस इधर एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये थीटा, ये अल्फा, सपोज ये है F1, ये है F2 और ये F3। तो नेट समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस बराबर कितना होगा? तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। और इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि नेट समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी जीरो, ठीक है। तो इन तीनों का समेशन जीरो होगा तो इक्विलिब्रियम में पार्टिकल माना जाएगा कि उस पर नेट कोई फोर्स नहीं लग रहा है, वो एक स्टेबल स्टेट में है। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे ये एक्स वाई प्लेन है तो एक बार वाई कंपोनेंट लिखेंगे, एक बार एक्स कंपोनेंट लिखेंगे। तो हम ये लिख सकते हैं कि F1x प्लस F2x प्लस F3x बराबर भी जीरो होना चाहिए और y में भी जीरो होना चाहिए, y में भी जीरो होना चाहिए। और इवन अगर कोई फोर्स वेक्टर इस तरह से लग रहा होता है, जैसे मेरा पेन है, ठीक है, मीन्स किसी और एक्सिस में, तो कोई जेड कंपोनेंट भी अगर फोर्सेस के थे तो वो सारे भी जीरो होने चाहिए। जैसा भी क्वेश्चन होगा वैसा, मतलब तीनों एक्सिस में कोई भी फोर्स का कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, यही फोर्स के जीरो होने की परिभाषा है। तो हम कभी भी इक्विलिब्रियम चेक करते टाइम ये चेक करेंगे कि तीनों के तीनों डायरेक्शन में फोर्स जीरो है या नहीं। यदि जीरो है किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अगेन, देन इक्विलिब्रियम पे होगी बॉडी। एक्सटर्नल वर्ड मैं बार बार नहीं कहूँगा, बट हम एक्सटर्नल फोर्सेस को ही स्टडी करते हैं, इंटरनल फोर्सेस को स्टडी नहीं करते। बट सपोज मैं ऐसा कोई सिस्टम है, यहाँ पे एक फोर्स दे दूँ F1, यहाँ पे भी एक फोर्स दूँ जो F1 के ही बराबर है, तो क्या ज़रूरी है कि ये सिस्टम मूव नहीं करेगा? कर सकता है, क्योंकि अगर आपने हैंडपम्प चलाया हो तो हैंडपम्प के हैंडल को हम जितना दूर रखेंगे उतना कम हमें फोर्स देना होगा उसे नीचे ले जाने पे, ठीक है। या दरवाजे को देखो, दरवाजे में कभी भी हिंज कहाँ होता है? दूर में होता है, तो हम आसानी से दरवाज़ा खोल सकते हैं। अगर हिंज दरवाजे पे पास में हो ना, कभी ट्राई करना कि जिस साइड, मतलब हिंज कह रहा हूँ, सॉरी, हिंज तो इधर ही रहेगा। ये दरवाजे का जो ढकेलने के लिए ना हैंडल होता है, जिसे पकड़ के दरवाजे को आप पुश करते हो, वो चीज़ अगर पास में हो, अगर हिंज के पास हो
हिंज के अगर पास हो तो आप जब उसे पुश करोगे तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। आप करके देखना ये चीज़ कि हिंज दूर है तो फोर्स कम लगाना पड़ रहा है, हिंज से वो दूर है तो, और जैसे ही हैंडल मतलब हिंज के पास आएगा तो फोर्स ज़्यादा लगाना होगा। आप जितना हिंज के पास दरवाजे पे फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और जितना दूर लगाओगे उतना कम फोर्स लगाना होगा। तो एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे जिसे कहा जाता है टॉर्क। ज़्यादा सही कहूँ तो इसे मोमेंट कहा जाता है, सॉरी, मोमेंट कहा जाता है। मोमेंट क्या होता है? मोमेंट होता है आर क्रॉस एफ, ठीक है। आर इज द डिस्टेंस, आर फैक्टर जो है यहाँ से इसका डिस्टेंस बताता है, और ये मोमेंट है। ये क्या है कि रोटेटिंग टेंडेंसी को बताता है। इस फोर्स को ऐसे लगाएंगे तो कोई और फोर्स नहीं हो, तो ये फोर्स क्या चाहेगा, ऐसे रोटेट करना चाहेगा, इसको नीचे की तरफ ढकेलना चाह रहा हो वो अलग, लेकिन एक रोटेशन कॉज करेगा। और ये फोर्स ऐसे काउंटर रोटेट करना चाहेगा, तो ये दोनों रोटेशन बैलेंस है या नहीं। तो सिग्मा मोमेंट मीन्स नेट मोमेंट क्या होगा, वो होगा R1 क्रॉस F1 प्लस R2 क्रॉस F2। और ये वैल्यू 0 अगर आ रही है तो ही बॉडी तभी पूरे तरह से इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, जब नेट फोर्स भी 0 है तीनों एक्सिस में, और जब नेट मोमेंट भी 0 है, ठीक है। ऑल्दो ये जो मोमेंट वाला कॉन्सेप्ट है ये आपको रोटेशनल मोशन के बाद ही आएगा, इस चैप्टर में शायद कम देखने मिले डायरेक्टली, अनलेस कि आप मिक्स टाइप के सवाल बना रहे हो, आगे के चैप्टर के भी कॉन्सेप्ट जहाँ पे यूज होंगे आपको वो देखने को नहीं मिलेगा। बट अभी से इसे जानकारी में रखना अच्छा ही है, और इसको डिटेल में हम अगले चैप्टर में जब रोटेशन पढ़ेंगे, अगले के अगले चैप्टर में। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो दुनिया के सारे फोर्सेस 3 या 4 तरह के फोर्सेस में डिवाइड हो सकते हैं, या इन्हीं से ओरिजिनेट होते हैं, इन्हीं के वजह से और सारे फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा है न्यूक्लियर फोर्स, जिसमें 2 तरह के न्यूक्लियर फोर्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। एंड बाकी जितने भी फोर्स है वो इन्हीं 3 तरह के फोर्स से ओरिजिनेट करते हैं कहीं ना कहीं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस। पहले आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है कि कोई सी भी बॉडी जिसके पास भी मास है वो हर एक दूसरे बॉडी जिसके पास मास है उस पर कुछ फोर्स लगाती है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। लाइक मैं हूँ, मेरे पास मास है, ये कॉपी है, पेन है, इन सब के पास मास है, हम सब एक दूसरे पे कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे हैं, और ये फोर्स जो हमारे मास की वजह से आता है, ओरिजिनेट होता है, उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इसे सबसे पहले न्यूटन साहब ने बताया था, जैसे कि हमें सेब वाली स्टोरी पता है कि सेब क्यों नीचे गिरती है, ऊपर क्यों नहीं जाती है। फिर इसके मतलब चलो ये सोचना कोई बड़ी बात नहीं है, मेन बात है कि उन्होंने फिर इस पर पूरा काम करके इसके लिए एक फार्मूला डिराइव किया। तो फार्मूला क्या है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है Fg, डैट इज G/m1m2/r²। नाउ यहाँ पे G जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11। मास दोनों बॉडीज का मास है, जिन 2 बॉडीज को हम स्टडी कर रहे हैं। आर जो है इन दोनों बॉडीज के बीच में दूरी है, तो जो बॉडी जितना मास रखी है उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी दूसरे बॉडी पे, और
जिसकी भी मास ज़्यादा है उस पर ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी सेम बॉडी, और जितनी दूरी बढ़ेगी उतना कम होता जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। इसीलिए ब्लैक होल जो है उसमें इन्फिनाइट मास माना जाता, बहुत मास माना जाता, मतलब इन्फिनाइट तो नहीं बट बहुत सारा मास है, जिस वजह से वो हमें खींच लेती है, क्योंकि वो एक डेड स्टार होती है। तो स्टार जब डेड हो रहा होता है तो काफ़ी मास हो जाता है उसमें, मतलब अगर आपने डेड स्टार के बारे में नहीं भी पढ़ा हो तो छोड़ो, कोई बात नहीं, बट ऐसा होता है। नाउ अर्थ के लिए क्या है कि ये जो रेडियस है, मतलब अर्थ और हमारे बीच की दूरी, सपोज हम अर्थ पे 1 मीटर 10 मीटर 20 मीटर भी ऊपर होंगे ना, तो अर्थ का जो सेंटर, अर्थ का अपना जो रेडियस है स्फीयर का, उसका रेडियस है 6400 किलोमीटर। अब इसमें हम कितना ही ऊंचा चले जाएंगे कि कुछ ऐड करना पड़ेगा, इसलिए हम किसी भी बॉडी का जो अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करती है, पेड़ वेड़ के ऊपर भी है, तो हम जब दूरी लेते हैं तो लगभग इतना ही लेते हैं। हम ये नहीं देखते कि वो बॉडी अब जंप कर गई तो भाई 1 मीटर ऊंचा कूद गया है, पेड़ है 20 मीटर ऊंची है, क्योंकि 6400 किलोमीटर तो रेडियस ही है, उसमें अगर जोड़ भी दोगे तो क्या ही आएगा। तो सारा कैलकुलेशन करने के बाद हम अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स किसी बॉडी पे निकालते हैं। अब बॉडी पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के द्वारा एग्जर्टेड होगा वो क्या होगा, जी इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ बॉडी बाई दोनों का आर का स्क्वायर। नाउ ये जो बॉडी पे जो भी फोर्स लगेगा वो क्या होगा, न्यूटन के सेकेंड लॉ से मास ऑफ बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, और ये अगेन हो जाएगा जी इंटू एम ई। अच्छा, मास दोनों जगह सेम ही है, ठीक है, एम बी आर स्क्वायर, एक जगह मैंने स्मॉल से लिख दिया, आदत की बात है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू इतनी है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे डिपेंड की, मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड की, ये तो रेडियस ऑफ अर्थ ही है ना, ये तीनों चीज़ें अपने में कांस्टेंट है। तो इन तीनों चीज़ों को कैलकुलेट करके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आ जाता है, जी के बराबर आता है, डेट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 10 भी लेते हैं हम अपने मतलब सहूलियत के लिए कैलकुलेशन में, बट एग्जैक्ट वैल्यू ये आती है। बट आप देखोगे, अब मान लो कि मैं 100 किलो का हूँ और एक इंसान 100 किलो का है, हम दोनों 100 मीटर दूर बैठे हैं, या 100 मीटर छोड़ो, जनरली क्या होता है, अब एक घर में आदमी बैठेगा तो 100 मीटर तो नहीं, 1-2 मीटर दूर बैठेगा, सपोज 1 मीटर दूर बैठे हैं, ठीक है, 1 मीटर दूर बैठे हैं, तो हम दोनों एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे होंगे देखते हैं। तो हम दोनों का फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी होगा, जी की वैल्यू रख दी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। हमारा वेट 100 किलो हो गया, सामने वाला का भी 100 किलो हो गया, सपोज, बहुत मोटा कर दिया मैंने दोनों को, रेडियस 1 है, ये 10⁻⁻7 हो गया, कितना छोटा फोर्स है। इसलिए हम जो है बाकी बॉडीज के द्वारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगाया जा रहा है उनको नेग्लेक्ट करते हैं, और सिर्फ अर्थ के द्वारा लगने वाले ग्रेविटी के बारे में बॉर्डर होते हैं जब भी हम इक्विलिब्रियम या कुछ भी स्टडी कर लो तो फोर्स के बारे में, क्योंकि ये बहुत छोटा भाई, कितना ही मतलब कोई कितना क्या भारी आ जाएगा, 1000 किलो भी रख दोगे तो भी कितना छोटा है। तो इससे एक चीज़ और पता चलती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वीक फोर्स है, मतलब कम, बहुत कम है वैल्यू इसकी। ये कब तक वीक है, जब तक हम इंसानों की बात कर रहे हैं, जब सेलेस्टियल बॉडी बहुत बहुत मासेस वाली होती है तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इसलिए इन सब फोर्सेस को, ग्रेविटेशनल फोर्स को हम स्ट्रॉन्ग फोर्स ही कहते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस में क्या है कि जो फोर्स चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे पे लगाती है उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। इसकी वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट जो है ये मीडियम की प्रॉपर्टी है, एंड एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम के लिए होता है, और ये वाली जो वैल्यू है Q1 Q2 आर स्क्वायर, इसमें Q1 पहला चार्ज है,
Q2 दूसरा चार्ज है, दो चार्ज बॉडीज होंगे तभी एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगी। R² उन दोनों के बीच की दूरी है R, ठीक है। तो इस पूरे की वैल्यू वैक्यूम में आती है 9 × 10⁹। अगर वैक्यूम नहीं हो तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बदल जाएगी, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अपने आप में 8.85 × 10⁻12 होती है वैक्यूम में। देन Q1 Q2 है, देन R² है। नाउ सपोज हम बात करते हैं प्रोटॉन लेवल पे चार्ज की। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। कूलम चार्ज की यूनिट है, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन आपस में कितना फोर्स लगाएंगे? तो अगर 1 मीटर डिस्टेंस ले लिया मैंने, तो ये सोचो 10⁻38 कितना छोटा वैल्यू आ रहा है। ऐसे अगर 10 इलेक्ट्रॉन भी आ गए तो इंटू 10 दोनों साइड 10 भी आ गए तो समझो कि कितना ज़्यादा चार्ज चाहिए बहुत बड़े फोर्स के लिए। तो इसलिए ज़्यादातर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की भी वैल्यू जो है काफ़ी कम रहती है। बट क्योंकि चार्ज का फिर मास भी देखो, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन है, और एक इलेक्ट्रॉन का मास भी काफ़ी कम होगा प्रोटॉन का, 9.1 × 10⁻31 शायद प्रोटॉन का होता है। तो इतनी छोटी मास में एक्सेलरेशन इंटू करके अगर मुझे मतलब ठीक ठाक वैल्यू भी मिल गई, मान लो 31 ही है, तो 1 मीटर/सेकेंड² की एक्सेलरेशन हो जाएगी। तो इसलिए मतलब ठीक ठाक एक्सेलरेट कर देता है छोटा फोर्स भी इसमें। देखिए न्यूक्लियस में क्या होता है कि न्यूक्लियस में होते हैं किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। और बाहरी सतह में मतलब ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। शायद मैंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कह दिया था, पता नहीं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। अब सपोज ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, सपोज हीलियम 2+ लेते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को पहले हम निकाल ही देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है बाहर जा चुका है, हीलियम 2+ है। हीलियम 2+ में इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पे कौन है? 2 प्रोटॉन है, ठीक है, 2 न्यूट्रॉन है। अब न्यूट्रॉन पे तो मतलब चार्ज नहीं है, तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन पे फोर्स लगा रहा होगा रिपल्सिव फोर्स। और अगर इलेक्ट्रॉन बाहर भी होता तो वो भी इधर खींचता। खैर उसके इफ़ेक्ट को नहीं लेते, 2 मिनट के लिए हीलियम 2+ को ही लेते हैं। तो इसके न्यूक्लियस में क्या हो रहा होगा, एटम के न्यूक्लियस में, कि 2 प्रोटॉन एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगा रहे होंगे। अब रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं तो ये न्यूट्रॉन टूट जाना चाहिए, जबकि हमें अच्छे से पता है कि हीलियम 2+ जो है वो स्टेबल होता है, अल्फा पार्टिकल मस्ट ट्रेवल कर रहा होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कोई और फोर्स होनी चाहिए। अब अगर आप सारी वैल्यूज कैलकुलेट करोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू जो है वो भी काफ़ी कम आएगी कंपेयर टू द कूलम फोर्स यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कम है, ठीक है, और कूलम फोर्स की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा रहती है ग्रेविटेशनल के कंपेयर्ड इस केस में। तो ऐसा भी नहीं कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो अट्रैक्शन फोर्स है उसके वजह से ये ब्रेक नहीं हो रहा है। तो फिर कौन सी ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से ये ब्रेक नहीं हो रहा है? अभी तो रिपल्सन लग रहा है, अट्रैक्शन की ऐसी कौन सी फोर्स है? तो पाया गया कि एक पर्टिकुलर तरह की फोर्स होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस जो एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होती है। एक्चुअली ये तब लगती है जब चार्ज पार्टिकल्स काफ़ी करीब हो, लाइक 10⁻−15 मीटर से कम जब 2 चार्ज पार्टिकल होते हैं तो इन पे लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स जो है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू द चार्ज पार्टिकल फोर्स। और जब 10⁻−14 के आसपास ये वैल्यू हो जाती है तो फिर ये रिपल्सिव फोर्स जो है ये ज़्यादा हो जाएगी न्यूक्लियर फोर्स से, कूलम फोर्स विल बी ग्रेटर। सो ये जो फोर्स है ये शॉर्टर डिस्टेंस पे लगती है एंड काफ़ी ताकतवर होती है शॉर्ट डिस्टेंस पे, ठीक है। इसे ही हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। सो न्यूक्लियर फोर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस से अलग है। बहुत बार आदमी को लगता है कि न्यूक्लियस के अंदर तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस ही लग रहे हैं, बट न्यूक्लियर फोर्सेस आर डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्स। अब एक आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो बहुत बार क्या होता है कि एक
न्यूट्रॉन जो है ये डिके होकर प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो रिलीज करता है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है और बन जाता है प्रोटॉन। इसी तरह से प्रोटॉन भी न्यूट्रॉन में बदलता है इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके। सो ये सारी चीज़ें जो होती है, मतलब इसको हम कहते हैं बीटा डिके। बीटा डिके और बीटा डिके के लिए जो फोर्स रेस्पॉन्सिबल है उसे कहा जाता है वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, बट ओवर द टाइम बहुत समय के बाद ये बीटा डिके कॉज करते हैं। बात हो गई अपने बेसिक टाइप ऑफ फोर्सेस की, फंडामेंटल फोर्सेस की। अब बाकी दुनिया में जो भी फोर्सेस है इन्हीं से डेराइव्ड है, बट हम अपने सिलेबस के कुछ फोर्सेस, मतलब जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, उनके बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप ऑफ, अलग अलग सिचुएशन। तो अब उसे स्टार्ट करने जाते हैं। अभी भी जब दो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं, लाइक ये बुक है, ये टेबल है, ठीक है, इसका पैर मैंने नहीं बना, ठीक है, मेरी ड्राइंग ख़राब है इसलिए। तो ये जो बुक है इसका वेट है mg। इसका वेट किस पे लग रहा होगा? इस टेबल पे लग रहा होगा। सो फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जितना फोर्स ये बुक इस पे लगा रहा होगा उतना ही फोर्स ये भी इस पे लगाएगा, ठीक है। ये तब की बात है जब तीसरा कोई फोर्स नहीं है। सिंपल केस लिया है, क्वेश्चंस आएंगे तो जहाँ तीसरे फोर्सेस भी होंगे तो उस टाइम उससे डील किया जाएगा। बट कुछ तो फोर्स लगा रहा होगा। इस फोर्स को हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स, क्योंकि ये लगता है नॉर्मल टू द बॉडी, ठीक है, नॉर्मल टू द बॉडी। और ये किसी भी दो सरफेस जो कांटेक्ट में होते हैं उनके बीच लग रहा होता है। कोई दो फोर्सेस जब भी कांटेक्ट में होंगे तो उनके बीच में कुछ ना कुछ नॉर्मल फोर्स होगा, क्योंकि जब भी आप कांटेक्ट में होंगे कुछ तो आप प्रेशर अप्लाई कर ही रहोगे अपने वेट की वजह से, या जैसे भी। अगर नहीं कर रहे हो, कहीं से बैलेंस हो रहा है, तो ये नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाएगा। ऐसे भी सिचुएशन आएंगे, ठीक है। बट 99% केस में कुछ ना कुछ आप फोर्स लगा रहे होते जो बैलेंस नहीं हो रहा होता कहीं और से। तो किसी दो बॉडी के बीच में जब कांटेक्ट होगी तो हम स्टडी करते टाइम एक फोर्स लेंगे जिसका नाम होगा नॉर्मल फोर्स, ठीक है। हम कंसीडर करेंगे नॉर्मल फोर्स लग रहा है, बाद में कैलकुलेशंस मैथमेटिक्स करने के बाद वो जीरो आ जाए, वो हमारी मतलब चिंता नहीं है। पहले किसी भी बॉडी का जब हम फोर्स एनालाइज करेंगे कि इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो अगर वो किसी और के साथ कांटेक्ट में है तो हम एक नॉर्मल फोर्स ज़रूर से ज़रूर लेंगे, ठीक है। होता है जिसको हम कहते हैं टेंशन, ठीक है। ये लगता है स्ट्रिंग के केस में और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के केस में, मतलब जनरली माना जाता है। हम जब टग ऑफ वार खेलते हैं तो हम दोनों तरफ से रस्सी को खींच रहे होते हैं। तो अगर हम इधर से रस्सी को खींच रहे हैं और इधर से भी रस्सी को खींच रहे हैं, ठीक है, तो रस्सी भी हम पे कुछ ना कुछ फोर्स उल्टा लगाएगी। इसी सिचुएशन को हम ऐसे देखते हैं। सपोज एक ऑब्जेक्ट है m वेट का, मास का mg वेट है इसकी, इसको हमने एक रस्सी से टांग दिया, तो अब इस रस्सी पे कॉन्स्टेंटली mg फोर्स लग रहा है। ये जो फोर्स है इसे हम कहते हैं टेंशन। रस्सी पे क्या लग रहा है? रस्सी पे लग रहा है टेंशन के रूप में ये फोर्स, ठीक है। और बदले में रस्सी इस बॉडी पे क्या लगाएगी? इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। तो जब हम इस बॉडी का फोर्स एनालिसिस कर रहे होंगे इस पे लगने वाला, तो mg तो इधर लगेगा ही, और रस्सी एक फोर्स लगा रही होगी जिसको हम टेंशन कहते हैं, ठीक है। इसको भी हम टेंशन ही कहेंगे। इस रस्सी पे टेंशन लग रहा है और बदले में वो बॉडी पे टेंशन लगा रही है। तो ये जो फोर्स है जो रस्सी के खींचने से जनरेट हो रही है, इसे हम कहते हैं टेंशन फोर्स। तो इस बॉडी पे एक टेंशन फोर्स ये रस्सी लगाएगी, और अगर कोई और फोर्स मौजूद नहीं हो तो टी बराबर mg होगा। इस सिचुएशन में अलग अलग तरह के केसेस आ सकते हैं, बट जहाँ भी रस्सी होगी और रस्सी पे फोर्स होगा, डैट मीन्स रस्सी को खींचा जाने की कोशिश कर रही होगी, तो रस्सी वापस से उल्टा एक फोर्स लगा रही होगी अपने आप को स्टेबल रखने के लिए, और इस फोर्स का नाम है टेंशन फोर्स। इसे हम कहते हैं टेंशन फोर्स। अब
होता है फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, ठीक है, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग। तो अगर एक स्प्रिंग है, ठीक है, उसे हम कुछ यहाँ तक कंप्रेस कर दे इस पे वेट डाल के, तो ये स्प्रिंग वापस इसको पुश बैक करेगी, वेट को इस पे फोर्स लगाएगी, और इसी को हम और ऐसे दाब दें, ठीक है, तो भी फोर्स लगाएगी। दोनों केस में क्या होगा कि जब हम जितना ज़्यादा स्प्रिंग को दाबेंगे उतना ज़्यादा जोर का वो काउंटर पुश लगाएगी हमारे ये छोड़ने के बाद, ठीक है। कभी किसी स्प्रिंग पे कोई चीज़ को रख के दाब के देखना, जितना ज़ोर से तुम दाबोगे उतना ही ज़ोर से उतना ही ऊंचा वो ऑब्जेक्ट जाएगा, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि फोर्स ऑफ स्प्रिंग जो है इसके कंप्रेशन डेल्टा एक्स, ये जो वैल्यू है जितने से ये कंप्रेस हो रहा है इसको कहते हैं डेल्टा एक्स, उससे प्रोपोर्शनल है। और फिर ये पाया गया कि एक स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होती है स्प्रिंग कांस्टेंट, जो निर्भर करती है कि स्प्रिंग किस मटेरियल का बना है, स्टील का है, एलुमिनियम का है, क्या है, उस पर डिपेंड करती है, उस पर फोर्स डिपेंड करती है। फोर्स बराबर होता है के इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। और जितना डेल्टा एक्स होगा और के होगा उस हिसाब से ये बॉडी पे उल्टा फोर्स लगाएगी। तो जब भी कभी स्प्रिंग किसी बॉडी से दबा होगा तो बॉडी पे उल्टा डायरेक्शन में, इधर दाबे हैं नीचे की तरफ तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा जो होगा कि डेल्टा एक्स के बराबर, ठीक है, इनिशियल पोजीशन से जो उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, कंप्रेशन होगा। स्प्रिंग को हम ठीक उल्टा भी करें कि खींच दे कोई चीज़ से और ऑल ऑफ अ सडन छोड़े, तो भी स्प्रिंग फिर से फोर्स इस तरफ लगाएगी, मतलब वो स्टेबल होना चाहती है, अपने इनिशियल पोजीशन पे जाना चाहती है। आपने कभी अगर साइकिल का जो स्टैंड होता है निकल जाता है, फिर उस पर स्प्रिंग लगा होता है, उसको खींच के हम लगा रहे होते हैं और लगाते लगाते वो लगने की जगह छूट जाए एक्सटेंड होके, तो वापस से अपने नॉर्मल स्टेट पे जाता है और काफ़ी ज़ोर का फोर्स लगाते हुए जाता है, हाथ चिपक जाता है कभी कभार। तो स्प्रिंग का सिंपल सा फॉर्मूला है कि भाई अगर ऊपर की तरफ खींचोगे तब फोर्स किधर लग रहा होगा, नीचे की तरफ, और नीचे दबाओगे कंप्रेशन में फोर्स बाहर की तरफ। सीधी सी बात है, हर चीज़ स्टेबल रहना चाहती है इस यूनिवर्स में, एंड स्प्रिंग भी उनमें से एक है। उसको अपना इनिशियल पोजीशन चाहिए। आप अगर इधर ले गए हो तो इनिशियल पोजीशन में आने के लिए उसे इधर फोर्स लगाना होगा आप पे, और दूसरे तरीके से आप समझ सकते हो कि अगर आप इधर ले जा रहे हो डैट मीन्स आप उसे इधर खींच रहे हो, तो वो आप पे उल्टा फोर्स लगाएगा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। के अलावा होता है एक फोर्स जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स, उसे हम कुछ देर बाद डिस्कस करते हैं, क्योंकि फ़िलहाल हम मतलब चाहते हैं कि जहाँ तक पढ़ाई हो गई है इस पे हम न्यूमेरिकल्स लगाए, एंड अभी फ्रिक्शन में कूदना थोड़ा जल्दबाजी होगी, इसी पे और कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं और फिर न्यूमेरिकल की क्लास अगले दिन लेके आते हैं। तो एक सिस्टम लेके देखते हैं कि कैसे हम फोर्सेस को एनालाइज करेंगे, ठीक है। एक लड़का है इधर खड़ा है धरती पे, सिर पे कोई बोझा डला हुआ है इसके। अब अगर हम देखें तो इस पे बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। इधर से हवा आ रहा है, मतलब वैक्यूम ले लिया चलो 2 मिनट को, तो इस पे ग्रेविटी अर्थ भी लगा रहा है, ये भी लगा रहा है। इस बॉडी पे देखोगे तो इस पे भी 2 ग्रेविटी लग रहे हैं, एंड फिर इन दोनों का आपसी कांटेक्ट फोर्स, इन दोनों का आपसी कांटेक्ट फोर्स दिख रहा है, मतलब 6-7 फोर्स दिख रहे हैं। तो हम कैसे मतलब स्टडी कैसे करें? तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या है कि सिस्टम डिफाइन करना होगा, और सिस्टम में एक एक चीज़ को लेकर चलना होगा। तो जब भी हम कोई सिस्टम लेंगे ना, तो उस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन एक जैसा मानेंगे और स्टडी आसान हो ऐसा लेकर चलेंगे। तो यहाँ तो सपोज ये भी खड़ा है, ये भी रुका है, सब रुके हुए हैं, लेने को हम पूरा को सिस्टम ले सकते हैं।
बट पूरे को सिस्टम लेंगे तो फिर एक एक स्पेसिफिक बॉडी को हम स्टडी नहीं कर पाएंगे, इनके फोर्स को लगने वाला, और क्वेश्चन में दिया भी होगा किस पे निकालना है। ठीक है, यहाँ तो एक्सेलरेशन नहीं है, बट जहाँ एक्सेलरेशन होता है हम ज़्यादातर सेम एक्सेलरेशन वाले सबको एक सिस्टम में लेने की कोशिश करते हैं। लेने को अलग अलग भी ले सकते हैं, धीरे धीरे देखेंगे, मतलब जो निकालने बोला होगा क्वेश्चन उस हिसाब से। सपोज इस क्वेश्चन में है कि इस बॉडी पे और इस अर्थ पे सारा फोर्स निकालना है, तो पहले हम ये बॉडी लेंगे। अगर हम नहीं लेंगे तो हम सोचते रहेंगे कौन किस पे क्या लगा रहा है। तो अब जी ये बॉडी लिए तो बस इस पे लगने वाले फोर्स के बारे में बात करेंगे इस ब्लॉक पे। तो इस ब्लॉक का वेट होगा कुछ mb इंटू जी। ठीक है, वेट की वजह से ग्रेविटी लग रही है। और कौन सा फोर्स इस पे दिख रहा है लगते हुए, तो विंड को हटाओ, वैक्यूम को, और कोई तीसरा मतलब फोर्स लग नहीं रहा। यहाँ कांटेक्ट में है ये बॉडी, तो इस पे लगेगा एक नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल ऑन ब्लॉक बाय बॉय। ठीक है, बाय मैन कर देता हूँ NBM। ठीक है, ऐसे कुछ भी आप अपना लिख सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर लेके N1 N2 करके। ठीक है, अब बारी आई इस बॉय की। ठीक है, या 4 की जगह, तो इस पे एक इसका वेट लग रहा है। ठीक है, सपोज m स्मॉल भी है मास, और इंटू जी। एक ये अर्थ इस पे न्यूक्लियर फोर्स नॉर्मल फोर्स लगाएगा, तो एनी लग रहा है। और एक क्या होगा कि क्योंकि इसने इस बॉडी पे ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगाया था, तो इस पे भी एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। तो अगेन नॉर्मल ऑन मैन बाय द बॉडी। समझ रहे हो, नॉर्मल बाय द मैन ऑन द बॉडी। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि हम जनरली मान लेते हैं कि ये पूरा वेट है, पूरा वेट इस पे लग रहा है, तो हम पूरा वेट ले लेते हैं। बट हमें वैसा ना लेकर नॉर्मल फोर्स लेना है। ठीक है, हमें नॉर्मल फोर्स लेना है, क्योंकि हमारा सिस्टम अभी ये है, और वेट इसका जो है वो ग्रेविटी से आ रहा है, ग्रेविटी इस पे लग रही है, इस बॉडी पे, ब्लॉक पे। अब वो उसका कितना वेट इस पे डाल रहा है हम कह नहीं सकते। हो सकता है कुछ फोर्स इधर से भी लग रहा है, कुछ फोर्स इधर से भी लग रहा है, तो इस पे जो नॉर्मल फोर्स है हम नहीं कह सकते कि पूरा के पूरे वेट के बराबर ही नॉर्मल फोर्स लगेगा। ठीक है, ये गलती नहीं करनी है। हम जब सिस्टम ले रहे हैं तो हम सिस्टम को उस हिसाब से देखेंगे। हम जब इस बॉय की बात करेंगे तो इस पे फोर्स क्यों लग रहा है, इस पे फोर्स इसके वेट से नहीं लग रहा है, ये दोनों कांटेक्ट में है इसलिए लग रहा है। अगर ये दोनों कांटेक्ट में नहीं हो तो नहीं लगेगा। ठीक है, वेट तो फिर भी एग्जिस्ट करेगा इस बॉडी का, इधर भी रहेगा। तो ऐसा है। अर्थ पे जब हम बनाएंगे तो अर्थ पे लगाने को ये दोनों भी ग्रेविटी के वजह से फोर्स लगा रहे होंगे, बट वो काफ़ी छोटा होगा। हम बस अर्थ के ग्रेविटी वाले फोर्स को लेते हैं। तो अर्थ पे क्या है कि इन दोनों का फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, इन दोनों का फोर्स लग रहा होगा, लेकिन अर्थ के कांटेक्ट में कौन है, ये है। तो अर्थ पे ये क्या करेगा, क्योंकि इस पे अर्थ ने क्या किया है, ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगाया है, तो ये भी अर्थ पे एक फोर्स लगाएगा, नॉर्मल ऑन अर्थ बाय मैन। ठीक है, ये मैन बाय अर्थ था। ठीक है, और क्लैरिटी आएगी जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे। हो सकता है अभी कन्फ्यूजन ही आ गया हो ऊपर से। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन करके। अब एक टॉपिक बचता है इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सोच रहा हूँ उस पर सेपरेट वीडियो लाऊं, देखता हूँ। धन्यवाद। को ये वेट और नॉर्मल फोर्सेस वाले में काफ़ी कन्फ्यूजन हो गया हो
बट सीधी सी बात है कि जब हम एक बॉडी को लेंगे तो उस पर हम जो फोर्स जैसा लग रहा हो वैसा लेंगे। जैसे mg इस बॉडी का है, ठीक है, इस पर और एक कांटेक्ट फोर्स है N1 या जो भी, इस बार मैंने N1 करके दिखा दिया। इस बॉडी पे हमें दिख रहा है कि mg लग रहा है, बट जब हम इस बॉडी को स्टडी कर रहे हैं, इस इंसान को, तो हम क्या देख रहे हैं कि इस पर एक अपना वेट की वजह से फोर्स आ रहा है, ग्रेविटी की वजह से, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। और फोर्सेस किस किस कारण से आ रहे हैं? तो कांटेक्ट के कारण से। ये बॉडी कांटेक्ट में है तो इसके वजह से जो भी फोर्स आएगा ना इस पर, वो हम हमेशा क्या लेंगे कि नॉर्मल फोर्स की तरह लेंगे। कांटेक्ट फोर्स है तो हमेशा नॉर्मल फोर्स की तरह लेंगे। ऐसा नहीं कि वेट मतलब उसको इक्वेट करने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही इक्वेट होगा जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पूरी तरह से, ठीक है। तो हम नॉर्मल फोर्स को नॉर्मल की तरह लेंगे, हम वहाँ दिमाग नहीं लगाएंगे कि इसका वैल्यू तो वेट के बराबर है तो वेट ले लिया। वो फोर्स खुद में क्या है, कांटेक्ट की वजह से लग रहा है। कांटेक्ट नहीं होता तो इस पर लगता क्या उसका वजन या जो भी, तो लेंगे। और जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि बहुत बार ये नॉर्मल फोर्स इसके वेट के बराबर नहीं होगा, बिकॉज इसके वेट को और भी चीज़ें बैलेंस कर रही होंगी। पूरा का पूरा वेट इस पर नहीं आ रहा होगा, कुछ अर्थ भी बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल हमको उतना दिमाग नहीं खपाना है। हमको जब हम एक बॉडी को, एक सिस्टम को एनालाइज करेंगे तो उस पर जो फोर्स जिस कारण से भी लग रहा है उस हिसाब से उस फोर्स को नॉर्मल फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स या कोई और फोर्स डिक्लेयर करना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम पे।